आज हम लोग राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के बायो के यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फसल उगाने का पहला चरण है। फसल उगाने का पहला चरण यानी हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है मिट्टी उलटना, ऑप्शन बी खरपतवार को हटाना, ऑप्शन सी मिट्टी में बीज डालना, ऑप्शन डी मिट्टी में पानी डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मिट्टी को उलटना। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण करेंगे। इसका ऑप्शन ये हमने बताया था मिट्टी को उलटना। तो इसमें क्या है, कृषि पद्धतियों का क्रम है, मतलब हम लोग खेती बाड़ी जो करते हैं तो इसका क्या क्रम है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। पहला क्या है देखिए, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है जिसको हम लोग जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी को उलटना पुलटना को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। जुताई के बाद बुआई का काम होता है। बुआई यानी खेतों में बीजों को डालना ही क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। बुआई के बाद हम लोग खाद और उर्वरक देते हैं खेतों में। यानी बुआई के बाद हम लोग खेतों में क्या देते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं। बुआई के बाद क्या होता है, सिंचाई। यानी सिंचाई यानी आपका खेतों में, यानी सिंचाई आपका यानी खेतों में, सिंचाई यानी खेतों में पानी को डालना ही क्या होता है, सिंचाई होता है। यानी खेतों में जल डालना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद आपका खरपतवार से सुरक्षा या निराई या निकौनी, यानी खेतों से खरपतवार को हटाना आपका निराई कहलाता है, निराई कहलाता है, निकौनी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फसलों की कटाई। और जब फसल को काट लिया जाता है तो उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रम है कृषि पद्धतियों का। तो क्वेश्चन जिस प्रकार आएगा इससे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2024 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। ये सभी क्वेश्चन बिहार राष्ट्रीय आयसह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चन जीव विज्ञान के प्रश्न हैं। ठीक है, ऑप्शन ये है 2 प्रमुख वर्गों में, ऑप्शन सी 3 प्रमुख वर्गों में, ऑप्शन सी 4 प्रमुख वर्गों में, ऑप्शन डी 5 प्रमुख वर्गों में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 4 प्रमुख वर्गों में। यानी सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया 4 प्रमुख वर्गों में। चलिए इसका हम विश्लेषण देखते हैं। इसका आंसर सी है 4 प्रमुख वर्गों में। तो क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक, नंबर 4 शैवाल। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है, प्रोटोजोआ परजीवी कहा जाता है, कवक को फंगी और शैवाल को एल्गी। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज आप देख लीजिएगा। यानी 4 प्रमुख वर्ग क्या क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन क्षय रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है, मतलब इनमें से कौन जो है क्षय रोग के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया। चलते हैं इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ सभी चीजों के बारे में लिखे हैं। ठीक है, यानी क्या लिखा हुआ, विषाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। यानी विषाणु से यानी कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। क्षय रोग, इसको टीबी कहा जाता है,
टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिलफिस और पेप्टिक अल्सर, ये सभी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब हम आगे परजीवी यानी प्रोटोजोआ, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में भी जान लेते हैं। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार, ये सभी जो है आपका, ये सभी जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। विषाणु यानी वायरस, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विषाणु यानी वायरस से होने वाले बीमारी, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस ए जिसको पीलिया कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ट्रेकोमा, रेबीज, हर्पीज, कोविड-19, ये सभी जो है आपका क्या विषाणु से होने वाले रोग हैं। और कवक से होने वाले रोग क्या है? दाद है, खास, एथटीज, फूट, गंजापन और दमा, ये सभी जो आपका कवक से होने वाले रोग हैं। यानी ये अगर पूरा आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तापक्रम पर दूध को पौष्टिकृत किया जाता है? ऑप्शन ए 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। पौष्टिकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। यानी ये पौष्टिकरण जो है वो दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। इसे कारण इस प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया? पौष्टिकरण रखा गया। ठीक है, यानी कितना डिग्री ताप पर गर्म करना है? 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है 15 से 30 सेकंड तक के लिए। ठीक है, इस प्रक्रिया का जनक कौन है? लुई पास्चर है। वह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौष्टिकरण का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में बेतवा नेशनल पार्क है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2024 में पूछा है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो भी आपके सिलेबस में काफी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है उन सभी अभ्यारण्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपका पेपर में 2026 वाला पेपर में आए तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला राष्ट्रीय पार्क, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि देश का पहला राष्ट्रीय पार्क का नाम बताइए तो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम पहले नेशनल हेली पार्क था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किसके लिए है? ये बाघ के संरक्षण के लिए है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सींग का गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सींग, चीतल और सांभर के लिए। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में है। बिहार का एकमात्र अभ्यारण्य। ठीक है, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य, वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? जिसका आंसर हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय बिहार में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार में है। हिरन और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नेशनल पार्क पलामू में है। झारखंड में जो क्वेश्चन वो आ चुका है। ये लकड़बग्घा और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जरा सोचिए, ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है। ये कक्षा 8 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सिलेबस को साइड से कंप्लीट कीजिए।
इधर उधर ना जाके आप सिलेबस पर फोकस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसी में से लिया गया है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हिरण के लिए। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है जी? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय पक्षी के लिए। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हिरण के लिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य हरियाणा किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए। दोनों पेज जो आप लोगों को बताया गया ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको सही ढंग से आप याद कर लीजिएगा। वैसी अवस्था जिसमें मां के गर्भ में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, और ये सभी चीजें जो है आपको नोट्स में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नोट्स के रूप में भी ये सभी चीजें मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए चलते हैं युग्मनज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी गर्भ, ऑप्शन डी शिशु। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गर्भ। यानी माँ के पेट में जब बच्चे का सभी अंग विकसित हो जाता है तो उस अवस्था को गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, आप एक क्रम से हम बताएं ताकि बच्चा सही ढंग से समझे। देखिए, कहता है, कहा जाता है यहाँ निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी जायगोट बनता है। यानी जब आपका शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, यानी आपका शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप है ना युग्मनज का निर्माण होता है जिसको जायगोट कहा जाता है। अब देखिए, तत्पश्चात क्या होता है? युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब यहाँ क्या कहता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। यही क्वेश्चन था। मतलब अगर मान लेते हैं बच्चे के सभी शारीरिक भागों की पहचान अगर हो जाए तो वैसी अवस्था को गर्भ कहते हैं। ठीक है, यानी पहले निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद भ्रूण विकसित होता है, और भ्रूण के बाद गर्भ के बाद शिशु का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में निषेचन होता है। देखिए, मानव जाति में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी योनि में। ये सभी है ना मादाओं के पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी मादा मतलब स्त्री। ठीक है, ये सभी जो हम पार्ट्स के नाम बता रहे हैं ये सभी क्या है? मादाओं के पार्ट्स हैं। ठीक, तो इसमें से कहाँ निषेचन होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होना निषेचन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया जो है अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब या ओविक में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रजनन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है। यहाँ क्रम जो दिया है वो अंदर से बाहर की ओर दिया है। ठीक है, ये क्रम जो दिया आपका वो अंदर से बाहर की ओर दिया। थोड़ा ऑप्शन देखिए क्रम क्या है। यहाँ ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए में क्या दिया है? देखिए, अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि। ऑप्शन बी में
अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ऑप्शन सी में आपका दिया गया गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, योनि। ऑप्शन डी में है अंडवाहिनी, योनि, अंडाशय और गर्भाशय। तो आपका इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका विश्लेषण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्रम में ये है। देखिए इसका विश्लेषण, एक चित्र लिया गया है स्त्री मादा का जो प्रजनन तंत्र है, इसका एक चित्र हम लिए हैं, एक नमूना लिए हैं। इसका ऑप्शन हम दिए हैं, पहले आपका अंडाशय, उसके बाद अंडवाहिनी, उसके बाद गर्भाशय, उसके बाद योनि। अब इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ हो और बहुत दिनों तक आपका याददाश्त बना रहे। सबसे अंदर वाला पार्ट है आपका अंडाशय। देखिए यहाँ अंडाशय है, ये वाला सबसे अंदर वाला भाग है अंडाशय। अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है तो ये वाला नली जो है आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, यानी अंडवाहिनी कहलाता है। ये वाला भाग जो है वो गर्भाशय कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय। और सबसे बाहरी भाग जो कहलाता है वो आपका योनि। अगर इस क्रम में अगर रहता तो आपका योनि होता, गर्भाशय होता, उसके बाद अंडवाहिनी और अंत में क्या है? अंडाशय। आपका क्रम दिया है अंदर से बाहर की ओर दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और उसके बाद योनि। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चित्र के माध्यम से बताया गया है ताकि आप सही ढंग से इसको समझ सके और अपने याद कर सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रक में, ऑप्शन डी केंद्रिका में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केंद्रक में, यानी गुणसूत्र जो है आपका केंद्रक में पाया जाता है। चलते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए क्या है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, बताइए सेल को खोज किसने खोजा था? तो आप बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अंग्रेज यानी इंग्लैंड के थे। कब उसकी खोज की थी? 1665 ईस्वी में किया था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यानी कोशिका को जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कितना क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा बताइए तो जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ बताए हैं कि गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जो होते हैं या क्रोमोसोम जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए का पूरा नाम भी लिखे हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सभी चीजें सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है? यानी कौन सा अंग जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी अंडवाहिनी और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा गर्भाशय। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है पुरुष हार्मोन कहा जाता है। इसमें से कौन सा अंग है जो पुरुष से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वृषण जो है वो पुरुष से संबंधित है। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय ये सभी महिलाओं से संबंधित है, यानी स्त्री से संबंधित है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए इसका विश्लेषण, ठीक है। ये पुरुषों का जनन तंत्र है। देखिए ये अंडा, जो 2 अंडा है इसको वृषण कहा जाता है। 2 अंडा मतलब एक जोड़ी, इसको वृषण कहा जाता है। अब देखिए ये वाला जो नली गया है इसको शुक्राणु नलिका कहा गया है। ये वाला जो नली गया है, देखिए ये जो नली है इसको कहा जाता है शुक्राणु नलिका। ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट जो है इसको है ना लिंग कहेंगे या शिश्न कहेंगे। इसको लिंग कहेंगे या शिश्न कहेंगे। तो ये सभी क्या है? नर प्रजनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ भी कुछ दिया गया है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, तो आपको याद रखना है
कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा आगे भी कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये पुरुष हार्मोन है। ठीक है। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, देखिए यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका, एक शुक्राणु नलिका ये है और दूसरा शुक्राणु नलिका ये है, और उसके बाद एक शिश्न यानी लिंग है, और ये आपका हो जाएगा लिंग। ठीक है। तो फिगर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है ताकि आप सही ढंग से इसको याद कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, यानी इसमें से कौन ऐसा जीवाणु जो है वो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है राइजोबियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी माइकोडर्मा एसिटी, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राइजोबियम। इसका विश्लेषण देखते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइजोबियम क्या है, तो आपको याद रखना है कि राइजोबियम जो है एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, जो दलहनी पौधों जैसे मटर, सेम, चना, अरहर, मूंग, मसूर आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्वीकृत कर, है ना, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, राइजोबियम क्या है, जीवाणु है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे मटर हुआ, सेम हुआ, चना हुआ, ये सब दलहनी पौधा हुआ जो इसमें पाया जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेत से अवांछनीय पौधे, मतलब वे पौधे जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, को हटाने को क्या कहते हैं, यानी कि अवांछनीय पौधे को हटाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जुताई, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी निराई और ऑप्शन डी क्या, फसल कटाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निराई। क्या हो जाएगा जी, यानी खेतों से, अगर दूसरे अर्थ में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निराई कहते हैं। ठीक है। इसका विश्लेषण देखिए। खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। यह एक तरह से शॉर्ट नोट्स के रूप में है। आप एक क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको एक से अधिक प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन में 5-6 आंसर आप क्वेश्चन और उसमें जुड़ा हुआ है, जो आप उसको देख के उसको भी आप हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा बताइए खेतों में निश्चित अंतराल में खेतों में पानी पटाना, जल देना क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंचाई कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। खेतों में हम लोग हल चलाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या देखिए, फसल पक जाने के बाद काटना फसल कटाई कहलाता है। यदि फसल पक जाए और उसको अगर हम काटेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, फसल कटाई कहलाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तो याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भिंडी में पीली सीरा मोजेक रोग यानी पीत रोग के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अब तक आ चुका है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में कक्षा 8 के लिए। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी क्या है, शैवाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विषाणु, यानी आपका भिंडी में पीली सीरा मोजेक रोग अर्थात पीत रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। देखिए भिंडी में पीत सीरा मोजेक रोग यानी पीत रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है, और ये किससे होता है, कीट के द्वारा। जो संक्रमण होता है किसके द्वारा, कीट के द्वारा।
फिर गेहूं का रस्ट रोग, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। आप किससे इसका संचालन किसमें होता है? तो वायु और बीज में। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। और ये किससे होता है? वायु से। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका कक्षा 8 में पौधों के संबंधित रोग से है। ये तीनों क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ चुका है। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि भिंडी में जो पीत रोग होता है विषाणु के कारण होता है, गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, और नींबू का कैंसर जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका का आकार है, यानी सबसे छोटी कोशिका का आकार है क्या? ऑप्शन ए 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 1 से 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 2 से 2.5 माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। इसका विश्लेषण देखते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसे PLO भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? PLO भी कहा जाता है, जो लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका सबसे छोटी तथा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। यानी देखिए, अगर मानव शरीर में कह दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आप बोलेगा लाल रक्त कण यानी WBC, ठीक है, सॉरी RBC। और सबसे बड़ी कोशिका कह दिया जाए तो आपका हो जाए न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका आपका हो गया लाल रक्त कण यानी RBC, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। और आमतौर पर अगर सबसे बड़ी कोशिका माना जाए तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। इनको भी सही ढंग से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सही क्रम है, अथवा नवजात शिशु के बनने का क्रम क्या है? इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या से क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए किस प्रकार है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है? युग्मक, फिर युग्मनज, फिर निषेचन, फिर क्या है? भ्रूण, फिर क्या है यहाँ? युग्मनज, निषेचन, युग्मक और भ्रूण। ऑप्शन सी में है युग्मनज, युग्मक, निषेचन, भ्रूण। ऑप्शन डी में है युग्मक, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो क्या है? पहले युग्मक। युग्मक का मतलब ये हो जाता है कि आपका शुक्राणु और अंडाणु ये दो युग्मक है, यानी शुक्राणु एक युग्मक हुआ और अंडाणु दूसरा युग्मक हुआ। अब जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। देखिए युग्मक के बाद क्या आ गया? निषेचन। जब निषेचन होती है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, इसको हम लोग जायगोट कहते हैं। किसका निर्माण होता है? युग्मनज। अब युग्मनज से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका विश्लेषण देखते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। यानी आपका शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलना होता है ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट बनता है और युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है। तो आप क्रम देख लीजिए, पहले युग्मक आया, उसके बाद निषेचन, फिर युग्मनज यानी जायगोट, उसके बाद भ्रूण। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका को नियंत्रित करता है, जो सेल है, तो सेल को कौन नियंत्रित करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेल को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी केंद्रिका। इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए केंद्रक। सही आंसर क्या है? केंद्रक। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। कोशिका की सभी गतिविधियों, विकास, प्रजनन और आनुवांशिक जानकारी को मुख्य रूप से केंद्रक नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस नियंत्रित करता है।
जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यह डीएनए के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन को संचालित करता है। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली पदार्थों के प्रवेश को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ये कोशिका से संबंधित जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किण्वन। ठीक है, किण्वन की खोज किसने की? क्या है, किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुईस पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर आपका है लुई पास्चर। ठीक है, किण्वन की खोज किसने की? तो आपका आंसर है लुई पास्चर। चलते हैं थोड़ा इसका विश्लेषण भी करते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी आपका चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1875 ईस्वी में की। ये भी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की, 1875 ईस्वी में की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है, तो किण्वन है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब की गई? यानी विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब की गई? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वर्ष 2008 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 2009 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 2010 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 2011 ईस्वी में। इसका सही आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2008 ईस्वी में। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 25 अप्रैल वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? यानी विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत जो है आपका 25 अप्रैल वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। प्रत्येक साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो आपका मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह गंदे जल में फैलता है, यह गंदे जल में फैलता है। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम यानी परजीवी प्रोटोजोआ का वाहक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा बताइए मलेरिया रोग किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। उसका वो कौन सा परजीवी है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है, तो आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सारी चीजें को याद कर लीजिएगा। मलेरिया के टीके की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छा बताइए मलेरिया परजीवी, मलेरिया जो टीका है उसका खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरावस्था की अवधि क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए कि अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, सेम टू सेम। क्या है ऑप्शन ए, यानी कि 2021 में है, 2023 में है और 2025 में। 3 साल अब तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में। ऑप्शन ए 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी 19 से 45 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष से 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक को जो है किशोरावस्था कहा जाता है। इसी को टीन एजर्स भी कहा जाता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। क्या है? 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक। इन आयु वर्ष के किशोरों को क्या कहा जाता है? टीन एजर्स भी कहा जाता है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। 6 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे? तो बाल्यावस्था कहेंगे। और किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आएगा
उसको हम लोग कहेंगे प्रौढ़ा अवस्था। इसका मतलब पहले आपका शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्य अवस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा और उसके बाद प्रौढ़ा अवस्था आएगा। अवस्था का क्रम भी आपको याद हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी क्या हो जाएगा आपका क्रोमोसोम की संख्या होती है, या मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 में भी पूछा जा चुका है, 2023 में भी पूछा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चन राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 42। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 46। यानी आपका मनुष्य में गुणसूत्र की जो संख्या है वो आपका 46 है। 46 अर्थात 23 जोड़े, ये भी याद रख सकते हैं। कभी कभी जोड़ा के बारे में पूछता है, अच्छा बताइए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या हो जाएगा 23 जोड़े। ठीक है, चलते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, ये भी याद रखें 46 संख्या में, और जब जोड़ा में कहा जाएगा तो 23 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में मौजूद 22 जोड़े गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहते हैं, या उसी को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। मतलब 22 जोड़ा जो है आपका गुणसूत्र जो है वो महिला पुरुष दोनों में एक जैसा ही है। अब फिर देखें आगे, तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यानी 23वां जोड़ा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, लिंग गुणसूत्र कहलाएगा। अर्थात लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 या 1 जोड़ा है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि अच्छा बताए लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। और जोड़ा में कहा जाएगा तो आपका 1 जोड़ा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्टोस्टेरोन है क्या है। ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी पुरुष हार्मोन, ऑप्शन सी स्त्री हार्मोन, ऑप्शन डी एंजाइम। इसका आपका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पुरुष हार्मोन है। ठीक है, और एक आता है स्त्री हार्मोन, वो आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, चलते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और एक शीर्ष लिंग होता है। ठीक है, जो पहले आपको हम समझा चुके हैं कि ये सब क्या है, नर जनन अंग है जो पुरुषों में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन जो है जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब इसको याद कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक वर्णन करता है किसका, या आप कह सकते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियों के बारे में, ऑप्शन बी पालतू जानवरों के बारे में, ऑप्शन सी वन्य पशुओं के बारे में, ऑप्शन डी वन में मिलने वाले पौधों और जंतुओं के बारे में। इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियों के बारे में, संकटापन्न प्रजातियों के बारे में। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। रेड डाटा बुक, ठीक है, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा बनाया और अपडेट किया जाता है। यह विश्व भर में विलुप्त हो रहे या विलुप्त होने के कगार पर खड़ी दुर्बल वनस्पतियों, जीवों और कौगों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करता है ताकि उनकी पहचान कर उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका है रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में भी आप जान गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीटी मार यानी आपका दलहनी पौधे
राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। कहाँ? यानी अब ये कहिए कि दलहनी पौधे जो है राइजोबियम जो जीवाणु है वो कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए आपका है पौधों के तनों में रहता है, ऑप्शन बी पौधों की पत्तियों में रहता है, ऑप्शन सी पौधों की फली में रहता है, ऑप्शन डी पौधों की जड़ की ग्रंथियों में रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पौधों की जड़ की ग्रंथियों में रहता है। यानी आपका जो राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी पौधों जैसे मटर, सेम, चना, अरहर, मूंग, मसूर आदि की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि इससे भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से लोई को कौन फुलाता है? ठीक है, जो फूलता है किसके कारण फूलता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो लोई के रूप में फूलता है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? ईस्ट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो ईस्ट है। ठीक है, अब क्या है आपका? ईस्ट कवक वर्ग का एक सूक्ष्म जीव है। ईस्ट क्या है? तो कवक वर्ग का एक सूक्ष्म जीव है। इसे गूंथने पर काफी तेजी से गुणन करने लगता है। जब इसको हम गूंथते हैं तो काफी मैदा के साथ या के साथ तो काफी तेजी से क्या करने लगता है? गुणन करने लगता है। साथ ही उसके शोषण से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलियो रोग कारक, पोलियो रोग का रोग कारक है, मतलब पोलियो रोग जो है किससे होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? कवक। इसका सही आंसर आपका है विषाणु। सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। इसका विश्लेषण देखते हैं। विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी जो है आपका खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, एड्स है, हेपेटाइटिस ये है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, ट्रेकोमा है, रेबीज है, हर्पीज है और कोविड-19 है। कोविड-19 हाल ही में आने वाला रोग, ठीक है, 2020 में। तो ये सारी चीजें आप साइड से याद कर लीजिएगा ताकि पोलियो नहीं आके हो सकता है एड्स आ जाए, एड्स नहीं आके खसरा आ जाए, खसरा नहीं आके आपका रेबीज आ जाए, रेबीज नहीं आके कोविड-19 आ जाए। तो ये सारी चीज अगर आप याद कर लीजिएगा तो इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। एस्ट्रोजन है क्या? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी पुरुष हार्मोन, ऑप्शन सी स्त्री हार्मोन, ऑप्शन डी एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री हार्मोन। इसको याद कर लीजिएगा। एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पुरुष हार्मोन कहते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, अंडवाहिनी, ठीक है, गर्भाशय तथा योनि होता है। आप इनको भी सही ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, मतलब जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी आपका हो जाएगा प्रजनन। मतलब जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। कोई भी जीव जो प्रजनन नहीं करते हैं उनका अस्तित्व क्या होगा? पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है? सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं?
प्रजनन करते हैं, प्रजनन से ही अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं में रस्ट रोग जो है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कवक। इसका विश्लेषण देखते हैं। जो ऑलरेडी और आपको हम बता चुके थे, जो भिंडी में कीट रोग विषाणु का कारण होगा, गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होगा? कवक के कारण होगा। नींबू का कैंसर किसके कारण होगा? जीवाणु के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो फसल वर्षा ऋतु में होता है, देखिए हम सभी गांव में रहते हैं तो आपको बिल्कुल जानकारी है कि किस ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है हमारे यहाँ के किसानों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी क्या? इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु में जो है यहाँ खरीफ फसलें उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? खरीफ फसलें। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसे हम सही ढंग से मार्किंग किए हैं ताकि आप सही ढंग से समझ जाए और एक बार में देख के इससे समझ कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसका आसानी से बना सके। देखिए खरीफ फसल जो है आपको वर्षा ऋतु की फसल है और ये जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक जो है इनका क्रम है। मतलब जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख फसल, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अच्छा बताइए कि करे खरीफ की प्रमुख फसल क्या है, या कहीं बोल देगा कि धान जो है किस ऋतु की फसल है, या धान किस फसल का एग्जाम्पल है। तो आपका है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि। ये सभी किसका एग्जाम्पल है जी? खरीफ का। अब रबी के बारे में, रबी किस ऋतु की फसल है? शीत या शरद ऋतु की फसल है। रबी जो है आपका शीत या शरद ऋतु का फसल है। इसको कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, बोया जाता है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें जो प्रमुख फसल आपका है वो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी आदि। ठीक है, इस सब को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं और कोई चीज देखने की आवश्यकता ना हो। अब जायद किस ऋतु की फसल है? ग्रीष्म ऋतु की फसल है। जायद जो है वो किस ऋतु की फसल है? जायद आपका ग्रीष्म ऋतु की फसल है। और ये कब बोया जाता है? मई जून में। और इसकी कटाई कब हो जाती है? जुलाई अगस्त में इसकी कटाई हो जाती है। और प्रमुख फसल के रूप में देखा जाए तो तरबूज होगा, खीरा होगा, ककड़ी होगा, उस समय का जो मौसमी फल होगा वो होगा, राई होगा, ज्वार होगा, मक्का होगा आदि। यानी मक्का इस ऋतु को भी फसल है। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए कि मक्का किस ऋतु की फसल है, अगर उसमें खरीफ है तो आंसर आपका खरीफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेत से खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आगे भी आया था कि अवांछनीय पदार्थों को हटाने को क्या कहते हैं। सेम वही बात है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जुताई, ऑप्शन बी निराई, ऑप्शन सी कटाई, ऑप्शन डी गहाई। इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी निराई। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एक बार इसका विश्लेषण ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं निराई कहते हैं। मतलब हम फसल लगाए और फसल में बहुत सारे घास वगैरह उग जाते हैं ना, उसी को खरपतवार कहते हैं। आजकल उसके लिए तो रासायनिक दवाई का भी छिड़काव भी कर दिया था, उससे मर जाते हैं या उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग निराई कहते हैं। खेतों में अगर हम पानी पटाते हैं तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। बीज बोते हैं तो उसको बुआई कहते हैं। जब फसल पक जाता है उसको हम काटते हैं तो उसको फसल कटाई कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का एक श्रृंखला था। जीव विज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन कोई भी आए, प्रीवियस ईयर हो या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर है कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।